नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के फाइजर के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में भी जानेंगे और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बाद हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं फाइजर के बारे में। तो आप देख सकते हैं फाइजर लिमिटेड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4081 रुपीज़, जो कि है 0.43% ऊपर। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग इसे वेरी बियरिश बता रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 18,656 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी रेशियो है 36.22, जबकि इंडस्ट्री का पी है 30.82। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 6.2। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है 0.55%। डिलीवरेबल्स जो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं 52.53% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कितना आया है इसका प्रॉफिट या आया है लॉस, उसके बारे में भी जान लेते हैं। फाइजर के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले जरा देख लेते हैं कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है। तो हमें पर शेयर 10 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब देखते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम इस क्वार्टर की निकल के आती है वो है 547 करोड़ की, जो कि थी 596 करोड़ की पिछले क्वार्टर में, जो कि थी 571 करोड़ की पिछले साल के यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर में। तो यहां पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी खासी गिरावट दिखाई देती है। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट भी दिखाना चाहूंगा। तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो है 103 करोड़ का, जो कि था 139 करोड़ का पिछले क्वार्टर में। मार्च 2019 के क्वार्टर की बात करें तो वो था 109 करोड़ का। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपेयर करते हैं तो स्लाइटली हमें गिरावट देखने को मिलती है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छी खासी गिरावट यहां पर नजर आती है। ये तो हो गई क्वार्टर की बात। अब मैं आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की इनकम निकल कर आ रही है वो है 2335 करोड़ की, जो कि थी 2248 करोड़ की पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो हमें यहां पर अच्छी खासी इनकम में ग्रोथ दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी बात है। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट के बारे में भी दिखाना चाहूंगा। तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर का वो है 509 करोड़ का, जो कि था 429 करोड़ का। यहां पर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो करंट टैक्स उन्होंने पे किया था पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो काफी ज्यादा था, जो था 243 करोड़ का, जो कि काफी कम पे करना है 177 करोड़ का। और उसी की वजह से हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। तो हमने ओवरऑल रिजल्ट्स देखे, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जरूर आए, लेकिन उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं आए जितना एक्सपेक्टेड था। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन जो पूरा फाइनेंशियल ईयर यहां पर गुजरता हुआ दिखाई दिया है वो काफी अच्छा था। इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अब देखते हैं चार्ट्स पर कौन से लेवल्स और टारगेट्स आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश में ये जल्दी से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिकवरी के समय भी ऐसे ही जल्दी से ऊपर जाने की भी कोशिश इसने की थी। 5100 के आसपास ये पहुंच चुका था, जहां पर उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद गिरावट बनी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करेक्शन हुई है। अब देख सकते हैं करंटली अपने ये 200 डेज के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो है 38.87। यहां पर हमें वीकनेस दिखाई दे रही है, काफी समय से आरएसआई नीचे आता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आता है वो है 54.46। तो आप समझ सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, काफी ऊपर है, काफी समय से स्टेबल दिखाई दे रहा है, जबकि इसने एक बाउंस बैक दिखाया है अपने ओवरसोल्ड कैटेगरी से। अब मैं आपको एमएससीडी भी दिखाना चाहूंगा, एमएससीडी में कैसी सिचुएशन है वो भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं एमएससीडी में काफी समय से गिरावट बनी हुई थी, क्योंकि यहां पर बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद यहां पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। बुलिश क्रॉसओवर होगा या वापस बियरिश क्रॉसओवर होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन बियरिश क्रॉसओवर खत्म हो गया है, ऐसी सिचुएशन यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। अब मैं आपको बॉलिंजर बैंड भी दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने लोअर बैंड के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है
जो लोअर बैंड है वो कैलकुलेट होकर आता है 3961 के लेवल के आसपास, जो मीडियन है वो है 4137, जो अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है वो है 4313 रुपीज़ का। अगर हम पिवट पॉइंट्स के बारे में जानें तो जो पिवट लेवल निकल कर आता है वो है 4317 का, जिसको ये कब का तोड़ चुका है। आगे जो हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो है 4761 का, लेकिन फिलहाल स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे के सपोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जो सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है वो है 3666 का। अगर उससे भी नीचे जाने की बात करें तो 3283 का सपोर्ट भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट भी दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट ऑल टाइम चार्ट पर दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पर तो धमाकेदार रिटर्न्स दे चुका है, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल एनालिसिस को जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए, आप इसके फंडामेंटल एनालिसिस को जानिए, जिससे हमें पता चलेगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर पोजीशन ले रखी है तो मेरा मानना है इसमें लॉस बुक करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी इंटैक्ट है। अगर बात करें आपने नीचे पोजीशन बना रखी है, अगर आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं तो मेरा मानना है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज इसे कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। फ्रेश बाय की जब तक बात है तो मैंने कुछ दिनों पहले इसमें फ्रेश बाय आपको रेकमेंड किया था और साथ ही साथ मैंने भी इसमें फ्रेश बाय किया था। तकरीबन इसी दिन मैंने इसमें बाइंग की थी जब भी अपने 200 डेज के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 200 डेज का ईएमए इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट बना रहेगा, लेकिन इससे नीचे ही अगर जाता है तो इसे 3800 के लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर उससे भी नीचे जाता है तो ये लेवल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तब इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी तेजी हमें दिखाई दी थी। तो फ्रेश बाय की जब तक बात है तो मुझे लगता है कि 200 डेज के ईएमए के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो इसमें फ्रेश बाय करने में मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है, और वहां से हम बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।